जो 5 अगस्त 2019 को किया गया, ये अनडेमोक्रेटिक, अनएथिकल और जोर जबरदस्ती का डिसीजन हुआ है जो जम्मू कश्मीर के लोगों पर थोपा गया है, जिसमें जम्मू कश्मीर के लोगों से पूछा ही नहीं गया। और हमारी मुसलसल यही डिमांड रही है कि हमें वही पोजीशन वापस चाहिए जो 4 अगस्त 2019 को हमारी थी। हमारा ये मानना है कि 370 का हालात के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा कि टोटली यहाँ से मिलिटेंसी वाइप आउट हो गई है। अगर वैसी बात होती तो फिर 2 दिन पहले अनंतनाग का इंसिडेंट नहीं होता, कल कुलगाम का इंसिडेंट नहीं होता। इन सब चीजों का न तो स्टेटहुड से कोई वास्ता है और न रेस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370 से कोई वास्ता है। आप सभी जानते हैं कल 5 अगस्त है, जिसने जम्मू कश्मीर का जो है पूरा राज्य का दर्जे से जो है वो यूनियन टेरिटरी में बदल दिया और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के लोगों से काफी सारे अधिकार भी छीन लिए। उसी को लेकर आज हम पीडीपी के साथ में है, इकबाल जी हमारे साथ में स्पोक्स पर्सन, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर। सर, जैसा कि कल 5 अगस्त है जो कि जम्मू कश्मीर से बहुत कुछ छीन के ले गया, क्या कहेंगे उस पर? देखिए, हमारी पार्टी का तो मौक़िफ़ यही है कि इस डिसीजन के हम खिलाफ जो 5 अगस्त 2019 को किया गया, हमारा मानना ये है कि ये अनडेमोक्रेटिक, अनएथिकल और जोर जबरदस्ती का डिसीजन हुआ है जो जम्मू कश्मीर के लोगों पर थोपा गया है, जिसमें जम्मू कश्मीर के लोगों से पूछा ही नहीं गया। आपको मालूम होगा उस वक्त यहाँ की असेंबली डिसॉल्व थी, यहाँ कोई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं थी। जो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनकी कोई राय इसमें नहीं ली गई, लिहाजा हम इसको अनडेमोक्रेटिक मानते हैं। और हमारी मुसलसल यही डिमांड रही है कि हमें वही पोजीशन वापस चाहिए जो 4 अगस्त 2019 को हमारी थी। तो ये हमारी पार्टी का मौक़िफ़ है। जी, जैसा कि भाजपा कह रही है कि हमेशा ये हवाला दे देती है कि यहाँ पर सिक्योरिटी जो है वो टेरर काफ़ी ज़्यादा है, इस वजह से जब तक वो ठीक नहीं होगा तब तक राज्य का दर्जा जो है वो नहीं दिया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने खुद ही बीड़ा इस चीज़ का उठाया था कि टेररिज्म हम खत्म करेंगे और काफ़ी साल हो चुके हैं अब उस चीज़ को। तो क्या बार बार इस चीज़ का हवाला देना सही है? देखिए, और साथ ही साथ में बीच में एक और चीज़ ऐड करना चाहूंगी, साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि टेररिज्म का जिम्मेदार कहीं ना कहीं रीजनल पार्टीज है, जिसमें आपकी पार्टी भी आती है, पीडीपी भी है, रीजनल पार्टी। देखिए, जहां तक भाजपा 370 को कनेक्ट करती है हालात से, इससे हम मुत्तफिक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 370 बहुत सालों से लागू थी और काफ़ी सालों तक जम्मू कश्मीर के हालात मुल्क के बाकी रियासतों के हालात के मुकाबले बहुत अच्छे रहे। यहाँ पर अगर डिस्टर्बेंस स्टार्ट हो गई, वो डिस्टर्बेंस 1987 के इलेक्शन के बाद स्टार्ट हो गई। आपको भी मालूम है उस इलेक्शन में क्या हुआ था, फिर क्या बुनियाद बनी यहाँ पर जो है हालात खराब होने की। तो हमारा ये मानना है कि 370 का हालात के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। जहां तक स्टेटहुड का सवाल है, ये भाजपा का नहीं बल्कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कमिटमेंट है कि हम 3 स्टेजेस में स्टेटहुड को वापस करेंगे। इसमें उन्होंने 3 शर्तें रखी थी। पहली डिलिमिटेशन की थी जो उन्होंने बखूबी कर दे दी। उसके बाद उन्होंने इलेक्शन का रखा था, वो इलेक्शन भी हो गया। तो उसके बाद उन्होंने कहा था इमीडिएटली ये 2 चीजें होने के बाद हम स्टेटहुड वापस दे देंगे। तो अब इलेक्शन हुए हुए भी अब 2 साल हो गए हैं, अभी तक भाजपा ने यहाँ स्टेटहुड रिस्टोर नहीं किया है। ये भाजपा की नहीं बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट की अपनी कमिटमेंट है। जहां तक हालात का सवाल है, तो मुझे लगता है कि हालात में काफी हद तक सुधार आ गया है। हाँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि टोटली यहाँ से मिलिटेंसी वाइप आउट हो गई है। अगर वैसी बात होती तो फिर 2 दिन पहले अनंतनाग का इंसिडेंट नहीं होता, कल कुलगाम का इंसिडेंट नहीं होता। लेकिन ये आइसोलेटेड इंसिडेंट्स हैं, इसको टैकल करने का काम हमारा जो हिफाजती अमला है, यानी सिक्योरिटी फोर्सेस है, पुलिस है, आर्मी है, पैरामिलिट्री फोर्सेस है। क्योंकि अब ये आइसोलेटेड इंसिडेंट्स है, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है, विद इन द कंट्रोल ऑफ द सिक्योरिटी फोर्सेस है। तो मेरा और हमारा ये मानना है कि इस चीज को टैकल करने के लिए हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज को थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा।
और अगर वो पूरा क्योंकि वही रिस्पॉन्सिबल है, ये जो आज तक मिलिटेंसी जो डिक्लाइन हो रही है, खत्म हो रही है, इसमें उनका रोल है सिक्योरिटी फोर्सेस का, पुलिस का। कितने ही लोग जहां बाहक हो गए इस लाइन ऑफ ड्यूटी में, इस सिचुएशन को कंट्रोल में लाने के लिए। इसमें जम्मू कश्मीर के लोगों का भी बहुत बड़ा हाथ है, जो चाहते हैं कि यहाँ अमन हो, यहाँ खून खराबा नहीं हो। लेकिन बहरहाल मैं फिर भी कहूँगा कि सिक्योरिटी फोर्सेस का एक अहम रोल है। उन्होंने अपनी जानों को निछावर करके यहाँ पर सिचुएशन को इस हद तक ले आया है कि यहाँ पर अब महफूज लगता है इंसान को रहना। अब ये जो आइसोलेटेड इंसिडेंट्स हो रहे हैं, ये भी इसी सिक्योरिटी फोर्स का, इसी पुलिस का काम है। हम उम्मीद करते हैं कि और इसमें कॉशन जो है वो बढ़ता जाएगा। और ये जो इक्का दुक्का इंसिडेंट है, हालांकि किसी की जान जाना इन इटसेल्फ एक बहुत बड़ा इंसिडेंट होता है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि ये इक्का दुक्का इंसिडेंट भी जो है वो भी इंशाल्लाह नहीं होने चाहिए। यहाँ हर एक की जान, चाहे यहाँ का है, चाहे बाहर की रियासत का है, चाहे कोई टूरिस्ट है, सबकी जान जो है वो महफूज रहनी चाहिए। लेकिन इन सब चीज़ों का न तो स्टेटहुड से कोई वास्ता है और न रेस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370 से कोई वास्ता है। जैसा कि मैंने आपको सवाल में कहा था कि रीजनल पार्टीज कहीं ना कहीं जिम्मेदार या उनके साथ मिले हुए जो है वो बताया जा रहा है भाजपा के द्वारा कि रीजनल पार्टीज कहीं ना कहीं जिम्मेदार है बार बार टेरर अटैक्स। देखिए, ये एक भाजपा का एक प्रोपेगेंडा है। यहाँ पर जब कश्मीर में हालात आउट ऑफ कंट्रोल थे, तब यही रीजनल पार्टीज जो थी मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स कर रही थी और यहाँ पर अमन बहाल करने की कोशिश कर रही थी, जिसके नतीजे में इन रीजनल पार्टीज के बहुत सारे कारकुन जो हैं वो भी मारे गए। तो इन्होंने उन हालात में भी, इन रीजनल पार्टीज ने उन हालात में भी यहाँ पर अमन, भाईचारा इसको बरकरार रखने की कोशिश की है। न कि ये जो बीजेपी का नैरेटिव है जो वो फैला रहे हैं, ये टोटली गलत है। यहाँ एक बहुत बड़ा महत्व है, एक बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस है तमाम मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस की, जिन्होंने हमेशा ये चाहा है कि जम्मू कश्मीर के हालात जो है वो पीसफुल रहे। हाँ, ये बात ज़रूर है कि जैसे हमारी पार्टी है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन एट द सेम टाइम हमेशा हमारी डिमांड रही है कि जम्मू कश्मीर का एक रेजोल्यूशन होना चाहिए। यहाँ का जो इशू है इसको रिजॉल्व किया जाना चाहिए, इस पर बात होनी चाहिए, इसको बातचीत के जरिए रिजॉल्व किया जाना चाहिए। क्योंकि हमारा ये मानना है कि जब इस मसले को बातचीत के जरिए रिजॉल्व किया जाएगा, वो जो अमन उसके बाद आएगा वो एक परमानेंट अमन होगा, वो एक खुशहाली का अमन होगा। जम्मू कश्मीर की अगर हम यूथ की बात करें या कॉन्ट्रैक्टर्स की बात करें या जो नौकरी ले रहे हैं उनकी बात करें, कहीं ना कहीं 370-35 के बाद जो है उनको बचाना जो है वो काफ़ी मुश्किल हो रहा है। क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर्स की अगर हम बात करें तो सभी ज़्यादातर अगर हम बात करें तो टेंडर्स जो है वो बाहर के लोगों ने निकाले हैं। या अगर हम नौकरियों की बात करें तो वो भी जो है ऑनलाइन की वजह से जम्मू कश्मीर के लोगों को जो है वो उस तरीके से एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पा रहा। उस पर क्या कहेंगे? देखिए, 370 एब्रोगेशन के बाद और ये जो सारा हमारा ये चेंज हो गया स्टेट से यूनियन टेरिटरी, तो मरकजी सरकार का ये दावा था कि कश्मीर में इकोनॉमिक सुधार आ जाएगा, लेकिन हमने ये देखा ऑन द कॉन्ट्ररी आज जम्मू कश्मीर बहुत पीछे चला गया है। एक ही मसला नहीं है, जैसे आपने कॉन्ट्रैक्टर्स का मसला कहा, यूथ का मसला कहा, बिजनेस का मसला कहा, इन सारे मसले जो हैं ये मुतासिर हो गए हैं। क्योंकि हमने देखा है कि एब्रोगेशन से पहले जो जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंटल इंडेक्सेस थे वो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के टॉप मोस्ट रियासतों के बराबर थे। आज अगर हम उसका तखमीना लगाएंगे तो हम पूरे लिस्ट में सबसे नीचे आ जाएंगे। और सबसे ज़्यादा नुकसान तो एब्रोगेशन का पूरे जम्मू कश्मीर को हुआ है, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान जो मुझे लगता है और हमें लगता है वो जम्मू रीजन में हुआ है। जम्मू रीजन में इतना इन्फ्लक्स हो गया है कि अब जम्मू के लोगों की आइडेंटिटी पर भी सवाल उठने लगा है। और जहाँ तक ट्रेड और बिजनेस का ताल्लुक है, हर कोई ट्रेड, हर कोई एवेन्यू जो इंसान को रोजगार देता था वो मुतासर हुआ है। और इस वक्त इकोनॉमिकली
जो यूथ का डिप्रेशन है, जो लोगों का डिप्रेशन है, आज तक इन 70 सालों में इतना डिप्रेशन और इतना रिसेशन नहीं देखा गया जो एब्रोगेशन के बाद इन 6-7 सालों में हमने देखा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपका इस पर क्या कुछ कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इसी तरीके की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं भाव्या विदा लेती हूँ, फिर रूबरू होंगे 9 न्यूज़ अपडेट के साथ।